बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही कॉलेज में मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि हफ्ते को उसका निकाह है और उसने ग्रुप की तमाम लड़कियों को बुलाया था। मेरी दोस्त ने तो साफ साफ धमकी दे रखी थी कि अगर हम में से कोई उसके निकाह पर ना गया तो वो दोस्ती ही खत्म कर देगी। सब लड़कियां बहुत पुरजोश हो चुकी थी और प्लानिंग में मसरूफ हो चुकी थी, जबकि मैं तो ये सोच सोच कर ही उदास हो रही थी कि मेरे पास तो निकाह पर पहनने के लिए कुछ था ही नहीं। पुराने कपड़ों में जाती तो सफ़ेद पोशी का भरम खत्म हो जाता। मैं यूं तो सरकारी कॉलेज में ही पढ़ती थी और मेरा ख्याल भी यही था कि यहाँ पर सभी लड़कियां मेरी जैसी ही होंगी, जो गरीब घरानों की होंगी। मगर मेरी ये खाम ख्याली ही थी। मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ती थी वो अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी सहेली को निकाह से एक दिन पहले किसी न किसी तरह टरखा दूंगी। दोपहर को थकी यारी घर वापस गई तो अपनी बहन को दुल्हन के लिबास में मलबूस देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं बोली, बाजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? वो मुझे देखकर घबरा गई थी और कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, बस गर्मी बहुत लग रही थी इसीलिए नहाने लगी थी। इतना कहकर मेरी बहन गुसलखाने में घुस गई थी। मैंने सर झटक दिया और अपने कमरे में आ गई थी। मैंने अलमारी खोली कि शायद कोई भूला बिसरा सूट ही मिल जाए। तभी मेरी नज़र 3 नए सूटों पर पड़ी थी जो बहुत खूबसूरत से थे और उन पर कढ़ाई भी हुई हुई थी। वो सूट मेरे तो नहीं थे, फिर किसके थे? शायद बाजी के थे। ये सोचकर मैं बहुत पुरजोश हो गई कि बाजी से कह दूंगी कि मुझे अपने कपड़े एक दिन के लिए पहनने को दे दें। मैं बाजी का इंतजार करने लगी। वो तो गुसलखाने से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरन मैं ही कमरे से बाहर आ गई थी। बाजी को बाथरूम में गए हुए पूरे 3 घंटे गुजर चुके थे। मैं झुंझला गई थी। दरवाजा बजाने की गर्ज से आगे बढ़ी तो मुझे बाथरूम से बाजी के रोने की आवाजें आने लगी थी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन बाहर आ गई और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, देखो ना आसिया, मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरी आज भी शादी नहीं हुई। मुझे तो बाजी की जहनी हालत पर शक हो रहा था। बाथरूम में भला किसकी शादी होती है? मैं बोली, बाजी आपने नहा लिया? बाजी ने सर हिला दिया और कमरे में चली गई। मैं भी बाजी के पीछे ही गई थी और बोली, मेरी सहेली का निकाह है हफ्ते को, उसने मुझे खास तौर पर मदऊ किया है। मेरी बात सुनकर बाजी ने बड़ी हसरत से मेरी जानिब देखा था और कहने लगी, देखो सबकी शादियां हो रही हैं, एक हम दोनों बहनें ही हैं जिनके लिए न कोई रिश्ता आता है और न ही हमारी शादी होती है। बाजी की आदत थी, हर वक्त वो कहीं न कहीं से अपनी शादी का जिक्र ले ही आती थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि आखिर बाजी को शादी का इस कदर शौक क्यों है। मैं बोली, बाजी इन सब बातों को छोड़ो, मुझे तुमसे एक काम था। मैं अपनी सहेली की शादी में जाना चाहती हूँ मगर मेरे पास कोई लिबास नहीं है पहनने के लिए। मैंने अलमारी में कुछ कपड़े देखे हैं, अगर तुम मुझे वो उधार दे दो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। मेरी बात सुनकर बाजी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उन कपड़ों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो मैंने अपनी शादी के लिए बना कर रखे हैं। तुम तो जानती हो ना कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर मेरी शादी तय हो गई तो मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मैं बोली, बाजी अल्लाह की कसम, बस एक बार पहनकर धोकर रख दूंगी, प्लीज मुझे पहनने के लिए दे दो। बाजी गुस्से से बोली, मैंने एक बार कह दिया है ना कि तुम उन कपड़ों के मुतालिक सोचोगे भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप कर गई थी। बाजी सर तक चादर ओढ़कर लेट चुकी थी, जबकि मैं तो अपने नसीबों को ही कोस रही थी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। अम्मी एक फैक्ट्री में मुलाजमत किया करती थी, जबकि अब्बू कुछ सालों से बिस्तरे मर्ग पर थे। कुछ साल कबल उन पर फालिज का अटैक हुआ था। उन दिनों में बाजी जवेरिया के लिए कुछ रिश्ते आए थे, मगर तब घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अम्मी ने इनकार कर दिया था। अब तो हर रोज ही ऐसा होता कि जब मैं कॉलेज से वापस आती तो बाजी मुझे दुल्हन की तरह तैयार नजर आती थी और फिर वो बाथरूम में खुद को बंद कर लिया करती थी। मैं ये सब देखकर हैरान होती और सोचती कि आखिर ये सब होता क्या है। मैं बाजी का राज मालूम करना चाहती थी, इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि मैं देखकर ही दम लूंगी कि बाजी तैयार होकर बाथरूम में क्यों जाती है। बाजी तैयार हो रही थी, इस बात का मैंने फायदा उठाया और बाथरूम में घुस गई। ये देखकर तो जान ही निकल गई कि वहां तो 50 साल बुढ़े। मेरा नाम जासिया है, हम दोनों बहनें हैं। घर के हालात बेहद खराब थे। गुर्बत की सतह से नीचे हम जिंदगी बसर कर रहे थे। अब्बू तो बिस्तर पर पड़े थे, जबकि अम्मी सुबह सवेरे घर से फैक्ट्री पर मुलाजमत के लिए निकल जाया करती थी और वो रात गए ही वापस आती थी। मैं सरकारी कॉलेज में अपनी तालीम हासिल कर रही थी, जिसकी फीस मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर दिया करती थी, जबकि बाजी घर पर ही होती थी। वो अब्बू का ख्याल भी रखती थी और सिलाई भी किया करती थी, मगर बाजी अपने पैसे बहुत संभाल संभाल कर रखा करती थी। वो कहती थी कि ये पैसे मैं किसी खास मकसद के लिए जमा कर रही हूँ, मगर मुझे आज तक बाजी का खास मकसद समझ में नहीं आया था और ना ही मैंने कभी जानने में दिलचस्पी ली थी। बाजी की अलग ही दुनिया आबाद थी। वो ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सकी थी क्योंकि अब्बू बीमार हो गए थे। अम्मी मुलाजमत करने लगी थी और घर में किसी न किसी की तो मौजूदगी लाजमी होती थी। मैं तब छोटी थी, इसीलिए मैंने अपनी तालीम जारी रखी थी। बाजी की मोहल्ले में काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। वो अपनी वक्त गुजारी के लिए उन्हें घर पर बुला लिया करती थी, मगर बीतते वक्त के साथ साथ सब लड़कियों की शादियां हो गई थी और बाजी तन्हाई का शिकार हो गई थी। वो अपना जी बहलाने के लिए सिलाई भी किया करती थी। बाजी के कई रिश्ते भी आए थे,
मगर तब अम्मी ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि अगर मैं जवेरिया की शादी कर दूंगी तो घर में पड़े मरीज को कौन संभालेगा। यूं रफ्ता रफ्ता बाजी की उम्र गुजरने लगी थी और वो शादी का अरमान दिल में लिए बैठी थी। शाम में अम्मी घर आई तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, अम्मी, मेरी सहेली का निकाह है, मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें। मेरी बात सुनकर अम्मी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। तुम देखती नहीं हो कि मैं घर का राशन कैसे पूरा कर रही हूँ। बाप तुम्हारा बिस्तर पर पड़ा है, फिर मैं अकेली कमाने वाली हूँ और तुम सब बैठकर खाने वाले। मैं तुम 2 बहनों की कफालत कर रही हूँ, इतना ही काफ़ी है। अब मैं तुम लोगों की ये चौंचले बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोली, अम्मी, आप बाजी की शादी करते हैं, उसकी शादी की उम्र गुजर रही है, उसकी शादी हो जाएगी तो एक खाने वाला कम हो जाएगा। हम दोनों गुफ्तगू कर रही थी कि इतनी देर में बाजी कमरे से बाहर निकल आई थी। उसका मिजाज बहुत खराब लग रहा था। वो कहने लगी, नहीं नहीं जासिया, तुम ये मत समझना कि अम्मी हमारी शादी कर देंगी। ये हमें घर में बिठा कर रखेंगी ना, जाने हमारा अचार डालना है या क्या करना है। मगर मुझे हमारी शादी होती हुई नजर नहीं आती। मेरे सर के बाल सफेद हो चुके हैं और कुछ अरसे तक तुम भी इस मसले से 2-4 हो जाओगी। सबसे छुप छुप कर कलफ लगाया करोगी। अम्मी बाजी जवेरिया की बातें सुनकर गुस्से से बोली, तुम्हें बहुत शौक है शादी का, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुंह से ऐसी बातें करते हुए। तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। अब नहीं है मेरी नजर में कोई रिश्ता तो क्या करूं, किससे करूं तुम्हारी शादी? तुम कहो तो किसी पेड़ से करवा दूं। बाजी फट पड़ी थी। वो कहने लगी, अम्मी, मैं सारा दिन इसी घर में रहती हूँ, मुझे इल्म है हर चीज का। अभी पिछले दिनों ही मेरा रिश्ता आया था, आपने इनकार कर दिया। मैं उस इनकार की वजह पूछ सकती हूँ? जहां बाजी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, वहीं अम्मी के चेहरे की रंगत भी बदल चुकी थी। वो घबरा गई थी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। वो इधर उधर इस्तराब की हालत में देखने लगी थी। फिर बोली, मैंने मजबूरी की वजह से नहीं की तुम्हारी शादी। हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, मैं अपनी औलाद के लिए बेहतर जानती हूँ। बाजी बोली, मुझे भी तो बताएं अम्मी, आखिर आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों नहीं करना चाहती हमारी शादी? अम्मी ने सर झटक दिया और उठकर कमरे में चली गई थी। वो साथ साथ बड़बड़ा रही थी कि इस लड़की को तो न जाने शादी की इतनी जल्दी क्यों है। एक जासिया भी तो है, मैंने तो कभी उसके मुंह से शादी का नाम नहीं सुना। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश तो हो गई थी, मगर दिल अजीब सा हो रहा था। न जाने ये सब क्या हो रहा था, न जाने इस सारे मामले में कसूरवार कौन था, अम्मी या बाजी। खैर मैंने सर झटक दिया था, क्योंकि मेरे पास इन बातों पर गौर करने से ज्यादा चंद जरूरी चीजें मौजूद थी। मेरे सर पर तो अपनी सहेली के निकाह अटेंड करने की धुन लगी हुई थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाजी को कैसे रजामंद करूं कि वो मुझे अपना सूट पहनने के लिए दे दें। अब मेरे पास यही हल था कि मैं बाजी के साथ अच्छी रहती और उसकी हाँ में हाँ ही मिलाती रहती। मैं कॉलेज जाती तो अमारा के निकाह के चर्चे होते, घर वापस आती तो बाजी अपनी शादी के रोने रोती रहती। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे इंसान की जिंदगी का असल मकसद शादी ही है। वो इस दुनिया में आया ही शादी करने के लिए है। आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो बाजी दुल्हनों वाला लिबास पहनकर मुकम्मल बन ठन कर कमरे से बाहर निकल रही थी। मेरी तरफ देखकर वो खुश हो गई और कहने लगी, देखो जासिया, मैं कैसी लग रही हूँ? सच कहूँ तो बाजी को इस तरह तैयार देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर चूंकि बाजी से मतलब था इसलिए मैं बोली, आप बहुत हसीन लग रही हैं। बाजी मेरी बात सुनकर शर्मा गई थी। फिर जल्दी से वो बाथरूम में घुस गई थी। मैं कमरे में आई और यूनिफॉर्म तब्दील करके खाना खाने लगी थी। तब मुझे अब्बू के कमरे की जानिब से आवाजें आने लगी थी। वो बोल नहीं सकते थे। फालिज ने उनकी जबान को भी मुतासिर किया था। वो गूंगा ही कर रहे थे, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। मैं अब्बू के पास गई तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका एक हाथ सलामत था। वो अपनी बात हाथ के इशारे से ही समझाया करते थे। मुझे देखकर वो इशारे से बोले, जवेरिया हर रोज दुल्हन क्यों बनती है? उसने शादी कर ली है क्या? मैंने अब्बू की तरफ हैरत से देखा था। मैं तो समझती थी कि वो इन तमाम मामलात से बेखबर है, मगर वो तो हर चीज के मुतालिक जानते थे। मैं अब्बू के पास आकर बैठ गई और नफी में सर हिलाने लगी। मैं बोली, नहीं अब्बू, बाजी ने शादी नहीं की, वो तो अपने सजने संवरने का शौक पूरा करती हैं। अब्बू ने मुझे इशारे से कहा कि तुम अपनी बहन पर पूरी नजर रखो, मुझे गड़बड़ महसूस हो रही है। मैंने हामी भर ली तो उन्होंने फिर से इशारा किया और बोले कि इस सब के मुतालिक तुम्हारी अम्मी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, उससे हर चीज खुफिया रखना। मैं बोली, अब्बू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बू कहने लगे, तुम्हारी माँ को अगर इसके मुतालिक इल्म हो गया तो वो जवेरिया को जान से मार देगी। मैंने हामी भर ली और उठकर अपने कमरे की जानिब आ गई थी। बाजी अभी तक बाथरूम में थी। मैंने बाथरूम के दरवाजे को कान लगा लिए थे। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना तो पानी गिर रहा था और ना ही कोई हलचल थी। मैं हैरत का शिकार थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई, क्योंकि थोड़ी देर तक ट्यूशन वाले बच्चे आ जाने थे और फिर मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलना था। मैं बिस्तर पर लेटी हुई बाजी के मुतालिक ही सोच रही थी कि वो हर रोज इतनी देर बाथरूम में क्या करती हैं। मैंने सोचा कि आज जब बाजी बाहर आएंगी तो मैं उनसे इस मुतालिक इस्तफसार करूंगी। मेरी सोचें भटक रही थी। न जाने बाजी ये सब कब से कर रही थी और क्यों अब्बू भी इस चीज से वाकिफ हो चुके थे। क्या पता जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब भी वो पीछे से दुल्हन बनकर घर में घूमती रहती हूँ। ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा था। मेरी अभी थकावट भी नहीं उतरी थी कि ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे और मैं उनको पढ़ाने में मसरूफ हो चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था।
यहाँ तक कि बच्चों की छुट्टी का वक्त हो गया था। बच्चे भी रुखसत हो चुके थे, मगर बाजी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी। अब तो मेरी परेशानी सवा हो गई थी। मैंने जाकर बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था और तभी मुझे बाजी के रोने की आवाज़ आने लगी थी। वो थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं बोली, बाजी क्या बात है, तुम यूँ रो क्यों रही हो? बाजी कहने लगी, जासिया देखो ना, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मैं तो ये सुनकर खुश हो गई थी। ऐसा लगा था कि आज तो मेरी शादी हो ही जाएगी, मगर आज भी मैं नाकाम रही। मैं बोली, बाजी बाथरूम में तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमें बाहर कोई रिश्ता तलाश करना होगा ना, तभी तो तुम दुल्हन बन सकोगी। बाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो बोली, अम्मी हमारी शादी नहीं होने देंगी, इसलिए मैं अपने तौर पर ही रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम देखना, बहुत जल्द मैं अपने और तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने में कामयाब हो जाऊंगी। आज मुझे बाजी की ज़हनी हालत पर शक हुआ था। बाजी कमरे में चली गई थी, जबकि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये उम्र ऐसी तो नहीं थी जिसमें बाजी इस तरह की बहकी बहकी सी बातें करने लगती, मगर ये जो हालात होते हैं ना, इंसान को किसी भी डगर पर ले आते हैं। मुझे इल्म था कि अम्मी ने बाजी की तालीम भी मुकम्मल नहीं होने दी थी और फिर उसके लिए आए गए रिश्तों से भी इनकार कर दिया था। इसलिए बाजी अम्मी की तरफ से दिल में मैल लिए बैठी थी। मैंने सोचा था कि अपने तौर पर अम्मी से बात करूंगी कि वो बाजी की शादी कर दें, इससे पहले कि वो ज़हनी तौर पर मुकम्मल ही माजूर हो जाए। फिर बाजी की उम्र गुजरने का भी तो खदशा था ना। अम्मी मगरिब के अजान के बाद घर वापस आई तो अब्बू के पास जाकर बैठ गई थी। उनसे अपने दिल का हाल कहने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी। बाजी अम्मी के लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बनाने चली गई थी, जबकि अम्मी नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई थी। अम्मी जब बाहर आई तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, आज आपका दिन कैसा गुजरा फैक्ट्री में? अम्मी ने अफसरदगी से कहा, मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं दूसरी औरतों की तरह घर में बैठकर खानादारी करूँ और घर का सरबराह कमा कर लाए, मगर शायद मेरे नसीबों में ये सुख था ही नहीं। मैं बोली, अम्मी आपको बेटी की कमी महसूस होती है? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, इतनी कमी महसूस होती है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे तुम दोनों पर भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो मुझे सड़कों पर यूं धक्के न खाने पड़ते। मैं बोली, अम्मी आप ऐसा करें कि बाजी की शादी कर दें, उनके शौहर को घर दामाद बनाकर रख लें, इस तरह बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। मैंने अपनी दानिश में बहुत बड़ी बात कर दी थी, मगर अम्मी के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो कहने लगी, जासिया मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हो। तुम्हारे लबों पर भी हर वक्त शादी का नाम ही होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी बेशर्मी की राह पर चल निकली हो। मैं बोली, अम्मी शादी और बेशर्मी का आपस में क्या ताल्लुक है? इस्लाम ने शादी पर बहुत जोर दिया है, बल्कि इसको तो निस्फ ईमान तक कह दिया है। अम्मी कहने लगी, मैं तुम दोनों बहनों की शादियां बहुत देखभाल कर करूंगी। मैं अपनी शादी के बाद से बहुत खौफजदा हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों के नसीबों से डर लगता है। अगर मैंने जल्दबाजी में तुम लोगों की शादी तुम्हारे बाप जैसे इंसान से कर दी तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा शख्स तुम्हारा ईमान मजबूत करेगा? अरे नहीं, बल्कि ऐसा इंसान तो तुम लोगों के लिए आजमाइश बन जाएगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा बाप फ्लोर मिल में काम किया करता था, महीने का 8,000 रुपये कमाता था। मैंने 2 बच्चियों के साथ 8,000 रुपये में जिस तरह गुजर बसर किया है मैं ही जानती हूँ, और मेरा अल्लाह। मगर मैं तो इस पर भी राजी थी। दिल को इतना इत्मीनान तो हासिल था कि कोई सर पर सरबराह कमा कर लाता है, मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर तुमने देखा ना, तुम्हारा बाप वो थोड़ा सा कमाने से भी गया। मैंने जिन हालात का सामना किया है उनसे तुम दोनों को बचाना चाहती हूँ। शादी का क्या है, वो तो किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन अगर गलत इंसान से हो जाएगी तो तुम दोनों के पास कोई ऑप्शन बचेगा क्या? हरगिज़ नहीं, फिर तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। मैं अम्मी की बात समझ गई थी, मगर बाजी को कैसे समझाती। मैं उनसे अम्मी की गैर मौजूदगी में बात करने की कोशिश किया करती थी। मैंने उनसे इतना भी कहा था कि बाजी आप अम्मी की तरफ से बिला वजह बदगुमान है। वो हमारे मुतालिक ही सोचती हैं और बहुत जल्द आपकी शादी भी कर देंगी। मुझे हैरत तब होती जब बाजी मेरी किसी बात का कोई रद्द-ए-अमल नहीं देती, बस वो मुस्कुराने लगी थी। खैर, बाजी अब भी अपनी साबका रूटीन पर कायम थी। मैं चाहती थी कि बाजी का राज तो मालूम करूं कि आखिर वो बाथरूम में करती क्या है। मैंने सोचा कि कल जैसे ही बाजी बाथरूम से निकलेगी तो फौरन मैं बाथरूम में घुस जाऊंगी। शायद मेरे हाथ किसी किस्म का कोई सुराग लग जाए। हुआ कुछ यूं कि आज भी बाजी को बाथरूम में गए हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। जोर जोर से मैं धड़ाधड़ दरवाज़ा पीट रही थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि बाजी बाथरूम से निकल आई थी। अभी भी वो दुल्हन की तरह सजी हुई थी, जिसका यही मतलब था कि बाजी नहाई नहीं थी। वो जैसे गई थी वैसे ही बाहर निकल आई थी। बाजी कमरे की जानिब बढ़ गई तो मैं बाथरूम में घुस गई। बाथरूम का फर्श गीला था। बाजी ने अपनी तरफ से तासुब देने की कोशिश की थी कि वो नहाकर बाहर आई हैं, मगर उनका जो हुलिया था वो तो झूठ नहीं था ना। वो नहाए बगैर ही बाथरूम से निकली थी। मैंने एक एक चीज़ का जायजा लिया था, मगर मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। मैं तो बाजी से भी हकीकत पूछ पूछ कर थक गई थी, मगर वो तो घुमा फिरा कर बात करने लगी थी। मैंने सोचा कि बाजी का राज मालूम करने के लिए मुझे कोई और रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचों के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे और आखिरकार मुझे इस मसले का हल मिल ही गया था।
अब मुझे कल का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। खैर, आजकल तो वक्त इस कदर तेजी से गुजर रहा है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। यूं ही पलक झपकते अगला दिन भी आ गया था। आज जुमा था और कल मेरी सहेली का निकाह था। मैं बहुत गमज़दा सी थी, जबकि मेरी तमाम दोस्तें बहुत खुश थीं। वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन में मसरूफ थीं कि कल हम इस तरह से तैयार होंगी, ये करेंगे तो वो करेंगी, जबकि मैं उदास से एक कोने में बैठी थी। मेरे पास दोस्त के निकाह में जाने का फ़कत एक ही हल था कि मैं आज बाजी का राज मालूम करके उन्हें ब्लैकमेल करती, और तब कहीं जाकर वो मुझे अपना जोड़ा देने वाली थी। मैं घर गई, मगर आज तो बाजी तैयार नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा था कि पहले तो हर रोज दुल्हन बन जाया करती थी, आज जब मुझे काम था तो वो किस कदर पुरसुकून होकर बैठी थी और सिलाई में मसरूफ थी। मैं कुर्ती रह गई थी और यूं ही दिन के 3 बज चुके थे। तब बाजी जल्दी से उठी, वो अपने कमरे में आई और फिर से दुल्हन की तरह तैयार होने लगी थी। मुझे आज पता चला था कि बाजी की तैयारी की टाइमिंग दिन 3 बजे की थी। मैं जल्दी से बाथरूम में घुस आई थी, मगर मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने अपना माथा पीट लिया था, मगर मैं भी आज राज जाने बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे और तब मेरे जहन में ख्याल आया था कि क्यों ना मैं बाथरूम में ही छुप कर बैठ जाऊं और बाकी की कार्रवाई अपनी निगाहों से देख लूं। हमारा घर पुराने तर्ज का बना हुआ था। यहाँ के बाथरूम खुले और हवादार थे। हमारी वॉशिंग मशीन भी बाथरूम में ही पड़ी हुई थी, इसलिए मैं उसके पीछे ही छुप गई थी। थोड़ी देर बाद बाजी बाथरूम में आ गई। उसने इधर उधर देखा और वॉशिंग मशीन को घसीटने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी कि कहीं आज पकड़ी ही ना जाऊं, मगर बाजी पर कोई और ही धुन सवार थी। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक हो चुकी थी। बाजी वॉशिंग मशीन को घसीटकर बाथरूम के रोशनदान के पास ले आई थी। बाथरूम का रोशनदान बहुत बड़ा था। देखते ही देखते बाजी मशीन पर चढ़कर रोशनदान से कूद गई थी, जबकि मैं तो ये नज़ारा देखकर सकते में आ गई थी। कुछ लम्हे तो मुझसे बिल्कुल भी हरकत नहीं की गई थी, मगर आज मैं मुकम्मल सच जानना चाहती थी, इसलिए मैंने भी हिम्मत की और वॉशिंग मशीन पर चढ़कर रोशनदान से कूद गई थी। ये इतना मुश्किल काम नहीं था जितना नजर आ रहा था। खैर, मुझे बाजी नजर आई थी। वो गली का मोड़ मुड़ रही थी। मैंने अपने कदमों को तेज कर लिया था और फिर मेरी आंखों ने एक बहुत ही अजीब नज़ारा देखा था। बाजी एक 50 साल बुड्ढे के साथ एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। मैंने रिक्शे को उनका पीछा करने को कहा। वो दोनों एक घर में चले गए थे। मैं भी उनके पीछे ही गई थी। ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि उस घर में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। एक मौलवी साहब, 2 गवाहान और एक दुल्हा मौजूद था। बाजी बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते बाजी का निकाह पढ़वा दिया गया था। बाजी का दुल्हा भी बहुत माकूल लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग चले गए और घर में फ़कत बाजी, उसका शौहर और 50 साल बुढ़ा रह गया था। फिर दुल्हा भी बाजी को खुदा हाफिज कहकर चला गया, तो मैं भी दरवाजे की ओर से निकल आई थी। मैं बोली, बाजी ये सब क्या हो रहा है? बाजी मेरी तरफ देखकर बहुत खुश हुई और गले लगकर रोने लगी और बोली, देखो आज मेरी शादी हो ही गई है। ये सब इनकी वजह से हुआ है। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए बोली, बाजी तुमने शादी के लिए गैर का सहारा क्यों लिया? बाजी कहने लगी, मैं तुम्हें सारी बात बता देती हूँ। तुम जानती हो क्या, तुम और मैं अम्मी की सगी औलाद नहीं है। हम दोनों अब्बू की पहली बीवी से थी। शादी के बाद अब्बू ने सौतेली माँ का बहुत ख्याल रखा था। अम्मी भी बहुत खुश थी। अब्बू ने अम्मी से कहा कि मुझे तुमसे बेटा चाहिए। अम्मी भी बहुत खुश थी, मगर शादी के 5 साल बाद भी औलाद नहीं हुई। अम्मी ने चेकअप कराया तो पता चला कि वो तो बांझ है। अम्मी बहुत ज्यादा खौफजदा थी कि शायद अब उनकी तलाक हो जाएगी, मगर अब्बू ने अम्मी का साथ दिया और कहा कि मेरे लिए बेटियां ही काफी हैं। और यूं ही दोनों की उम्र बीत गई थी। एक दिन अम्मी को पता चला कि वो तो बांझ नहीं थी, मगर अब्बू ने एक चाल चली थी। वो अम्मी से औलाद चाहते ही नहीं थे। उन्हें यही डर था कि अगर अम्मी की औलाद हो गई तो वो हम दोनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। इसलिए अब्बू अम्मी को ऐसी अद्वियात खाने में डालकर खिलाते रहे जिनकी वजह से उनका हमल ही नहीं ठहरा। जब अम्मी को इस बात का पता चला तो वो टूट कर रह गई थी। उन्होंने अब्बू से लड़ाई झगड़ा किया और उनसे कहा कि मुझे तलाक दे दो। अब्बू ने इस बात की बहुत टेंशन ली थी और यूं उनका ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हो गया कि उन पर फालिज का अटैक हो गया था। अम्मी ने सोचा कि अब्बू ने जो कुछ उनके साथ किया है वो इसका बदला लेकर रहेंगी। इसलिए अम्मी ने दिल में ठान लिया था कि वो हमारी शादी नहीं करेंगी, हमें बाप की दहलीज पर ही बिठा कर रखेंगी। अम्मी ने अपनी ये सब बातें अब्बू से कही थी, क्योंकि अम्मी के अब्बू ने उनकी शादी जबरदस्ती 2 बच्चियों के बाप से करवा दी थी। अम्मी ने गुस्से में मैके से हर रिश्ता तोड़ लिया था, मगर जब अम्मी के अब्बू की असलियत का पता चला तब वो एक बार फिर अपने बाप के घर गई थी और उन्हें सब कुछ बता दिया था कि ये शख्स जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है ये हमारी अम्मी के अब्बू है। एक दिन इन्होंने घर आकर मुझे सारी बात बता दी थी और मुझसे वादा किया था कि वो हमारी शादियां करवा कर ही रहेंगे। इसीलिए इन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया और अब मैं हर रोज तैयार होकर इनके घर चली आती थी, मगर मुझे लड़के वाले देखकर इनकार कर जाते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी तो बहुत हो गई है ना। आज आखिरकार मेरा निकाह हो गया है। बाजी ने जो बातें मुझे बताई थी वो बहुत ही हैरानकुन थी। खैर, चंद ही दिनों बाद बाजी की रुखसती तय थी, मगर अम्मी के अब्बू चाहते थे कि वो मेरा रिश्ता भी ढूंढ ले, क्योंकि इस तरह अम्मी ने मेरी जिंदगी अजीरन बना देना थी। मगर मैंने इस तरह से खुफिया शादी को मुस्तरद कर दिया था। बाजी की तो रुखसती हो चुकी थी और अम्मी को भी सारी दास्तान का इल्म हो चुका था। अब तो वो हर वक्त गुस्से में रहती थी,
बिफरी हुई शेरनी बन चुकी थी। अपना सारा गुस्सा वो मुझ पर निकालती है, मगर मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचती हूँ तो एहसास होता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ था वो भी तो गलत था। अब उन्हें अपना गुस्सा तो निकाल लेना चाहिए। मुझे इल्म नहीं है कि आगे चलकर मेरी जिंदगी कैसी होगी। क्या मैं जो कुछ कर रही हूँ वो दुरुस्त है, या फिर मुझे भी बाजी की तरह खुफिया निकाह कर लेना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।